माना मैंने ये बात कि मैंने पूरे साल इंग्लिश की किताबों को छू के भी नहीं देखा, बट आज मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ। जितने भी दिन बाकी हैं मेरे हाथों पे, इतना मेहनत करूँगा 95 तो मैं जैसे भी स्कोर करके ही दिखाऊंगा। मैं अपने आप से ये चैलेंज कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैं कुछ उखाड़ सकूँ या ना सकूँ, बस ये चीज़ मैं करके रहूँगा। और इसके लिए चाहे मुझे किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस करना पड़े, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। चाहे दिन हो या रात, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे दिल से पढ़ूंगा और अपना जो भी चैलेंज है उसे कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो यार अब बात करते हैं आज इंग्लिश के बारे में। चाहे तुम्हारे इंग्लिश का प्रिपरेशन का लेवल कहीं भी हो, मेरी बात सुनो, इंग्लिश एक ऐसा लौता सब्जेक्ट होता है जो तुम्हारे 10 का मार्कशीट पे तुम्हारा जो परसेंटेज है वो बहुत आगे लेके जा सकता है। चाहे तुम्हारा मैथ्स और साइंस खराब हो सकता है, और मेरे केस पे हिंदी, भाई साहब बहुत खराब था मेरे हिंदी, बट जो भी हो यार, तुम इंग्लिश में अच्छा कर लोगे ना तो तुम्हारा जो परसेंटेज है ना ओवरऑल वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बट अगर तुम इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो और मस्ती मजाक के चक्कर में इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हो ना, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपनी गलतियों के पीछे का। माना मैंने कि मार्क्स मैटर नहीं करते, ठीक है, बट एटलीस्ट अपने माँ बाप की ख्वाहिशों के लिए यार मेहनत करो। बस कुछ दिनों के लिए सही सब कुछ छोड़ दो और एफर्ट लगाओ। अपना जो भी लिमिट है तुम्हारा उसे पुश करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और यार लड़ो ना एक वॉरियर की तरह। आज एक चैलेंज करो तुम मुझसे, अपने आप से और अपने पेरेंट्स से, कि तुम इंग्लिश के लिए जी तोड़ के मेहनत करोगे और 95 स्कोर करके रहोगे। क्या क्या चीज़ें तुम्हें करना है इंग्लिश में और क्या क्या चीज़ें तुम्हें नहीं करना है वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और तुम अपने आप को ये चैलेंज करोगे कि ये चीज़ें मुझे नहीं करना है और ये चीज़ें मुझे करना है, ताकि मैं वो चीज़ें कर पाऊँ जिससे मेरे माँ बाप को खुशी मिले। और ज़िंदगी में मेरा मानना है कि उससे बड़ी खुशी होती नहीं है यार, तुम भी यही मानते होगे आई गेस। हाँ तो करते हैं यार शुरुआत वीडियो का। तो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर 4 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट रीडिंग, एंड देन ग्रामर, एंड देन राइटिंग, एंड देन लिटरेचर। ये 4 ही होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन का। तुमने अभी तक सैम्पल पेपर तो देखा होगा सीबीएसई का, बट तुमने क्या देखा है? सीबीएसई ने जो आंसर प्रोवाइड किया है उसी सैम्पल पेपर्स का, वहां में रीडिंग सेक्शन में ये चीज क्लियरली लिखा हुआ है। देखो, तुम्हें देना है 15 मिनट्स। सबसे पहले तो रीडिंग पे जो भी तुम्हारे पास पैसेज आया हुआ है उसे पढ़ो 15 मिनट तक। अब क्यों पढ़ो वो चीज मैं बताऊंगा अभी तुम्हें, बट उसके आगे देखो क्या लिखा है। अब इस पैसेज को देने का मतलब ये है कि सीबीएसई देखना चाहता है कि तुम कितना टॉपिक को समझते हो, जिसका मतलब सिंपल सा ये बन रहा है, तुम जब आंसर्स को लिखोगे ना तो तुम्हें वो जो भी पैसेज में लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी नहीं करना है। तुम देख सकते हो यहाँ पे मार्क्स तुम्हें तभी अवॉर्ड किया जाएगा, यानी कि तुम्हें दिया जाएगा, जब तुम एग्जैक्टली वो नहीं लिखोगे जो तुम्हें पैसेज में दिया हुआ है। अपने वर्ड्स पे लिखना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने कॉपी करने का कोशिश किया जो भी पैसेज में एज इट इज वही, तो यार वो जमाना गया जब पैसेज में जो भी है उठा के कुछ भी लिख दो मार्क मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा अभी, ठीक है? तो ये गलती पहले नहीं करनी है तुम्हें। अब वो बात करते हैं कि तुम्हें 15 मिनट पहले ही रीडिंग को क्यों देने को कहा गया है। कुछ तो बात होता होगा ना यार। देखो, जो पैसेज होगा ना तुम्हारा वो 2 तरीके का आएगा, एक डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। जो डिस्कर्सिव पैसेज होगा ना वहाँ में राइटर कुछ लिखेगा किसी चीज़ के बारे में, ठीक है? तुम्हें समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका फीलिंग को समझो, और उसके बाद अपने वर्ड पे जो भी क्वेश्चन तुम्हें कहा जाएगा उसे तुम्हें लिखना होगा, ठीक है? सिंपल सा बात है यार। डिस्कर्सिव पैसेज को तुम तभी लिख पाओगे जब तुम समझोगे, कनेक्ट कर पाओगे राइटर के साथ कि वो कहना क्या चाह रहा है तुम्हें यार। और जो बात रहा केस बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस का ना, तो वहाँ में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा। तुम्हें स्पेशली ध्यान देना है कि क्या क्या नंबर्स दिया हुआ हमें, या फिर कोई चार्ट दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसे देखना है, थोड़ा दिमाग लगा के एनालाइज करके उसे लिख देना होता है। तो सिंपल सा बात यहाँ पे ये बन रहा है कि रीडिंग सेक्शन को अगर तुम्हें अटेम्प्ट करना है ना, एक भी मार्क नहीं छोड़ना है, तो तुम्हें रीडिंग आना ही पड़ेगा। और रीडिंग प्रैक्टिस से हो जाता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ढेर सारे PYQs का लिंक देने वाला हूँ, जहाँ से तुम डाउनलोड करके अपना रीडिंग कम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा चीज़ ये बता के जाना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है तुमने? वो यार किसी भी किताब का पहला पन्ना और आखिरी पन्ना को पढ़ के पता कर लेते थे कि ये किताब किस बारे में है, क्या थीम है इस किताब का। तो तुम्हें बिल्कुल अगर बहुत डिफिकल्ट लगता है ना रीडिंग करना है, तो ये चीज़ें तो करना ही है तुम्हें। पैसेज का जब तुम स्टार्टिंग सेक्शन को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये पैसेज किसके बारे में है, एग्जैक्टली टॉपिक क्या है, और आखिरी सेक्शन को पढ़ोगे तो वो टॉपिक पे राइटर क्या कंक्लूड कर रहा है वो समझ पाओगे। अगर तुम पूरा पैसेज को नहीं पढ़ पा रहे हो, एटलीस्ट स्टार्टिंग और आखिरी के सेक्शन को तुम्हें टाइम देना है, ताकि तुम समझ पाओ कि पैसेज किसके बारे में है। उसके बाद ही तुम क्वेश्चंस की ओर नज़र मारना। अब देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए जो सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस दिया हुआ था वही से बता रहा हूँ, ठीक है? ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है? डिस्कर्सिव बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? जहाँ हमें कोई एक चीज़ बता रहा होगा राइटर किसी थीम के ऊपर और तुम्हें वो समझना है। अब जब तुम इसका पहला जो इंट्रोडक्शन उसे पढ़ोगे ना, तुम्हें सिंपल सा बात ये समझ आ रहा है कि राइटर बात कर रहा है माउंटेन के ऊपर कुछ, ठीक है? Mountains have always been held in a great awe by mankind. They have been a challenge to humans. Thus brave among us will always wanted to conquer it. You see, more the incredible mountains, the greater the thrill.
The challenge to the bravery of a human race, climbing mountain is an experience that is harder to push into words. You are in a beautiful environment, and when you reach the top, you feel incredible. But you always have to climb down, which is when most accidents happen. People are tired, it's get dark, it's harder. So mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sport, along with the being challenge and risk for the climber. समझ रहे हो या क्या कहना चाह रहा है? हम इंसानों के लिए माउंटेन हमेशा ही एक चैलेंजिंग टास्क रहा है, राइट? हम हमेशा ही चाहते हैं कि हम पहाड़ों के ऊंचाई पे जाके पहुंचे. इट्स लाइक हमने दुनिया जीत लिया हो, ऐसा फील होता है हमें, ठीक है? बट हाँ, उसके साथ हमेशा ये खतरा रहता है. जब हम ऊपर तो पहुंचते हैं तब हमें दिखता है बहुत ही एक सुंदर सा दुनिया, अच्छा इन्वायरमेंट. जब हम नीचे नाम रहे होते हैं ना, उसके साथ आता है बहुत ज़्यादा खतरा, क्योंकि उस समय हम थके हुए होते हैं, अंधेरा हो चुका होता है, और इसकी वजह से एक्सीडेंट होने का भी उस समय खतरा ज़्यादा रहता है. सिंपली पहला लाइन ये तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो, माउंटेन जो होता है बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, मज़ा भी आता है, बट उसके साथ खतरा भी है यार. अब इसी तरीके से जो आखिरी लाइन होगा ना पैसेज का, उसे पढ़ो. यहाँ में देखो सिंपली ये बता रहा है कि देखो, जब तुम माउंटेन चढ़ने जाते हो तो तुम्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है. बट देखो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि देखो, सबसे बड़ा रिस्क तो ये है भाई साहब कि तुम कोई रिस्क नहीं ले रहे यार. ज़िंदगी के साथ रिस्क लेना ही पड़ता है यार, तभी तो तुम अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे, है कि नहीं? अब तुमने समझा कि राइटर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है. एटलीस्ट तुमने अगर पूरा नहीं भी पढ़ा है तो आधा अधूरा तो पढ़ा है ना यार, इसी पे क्लियर हो जाता है, ठीक है? बट मैं तुम्हें यही कहूँगा कि पूरा पढ़ने की कोशिश करना. उसके बाद जो स्टार्टिंग का लाइन है और आखिरी का लाइन है उसे थोड़ा ध्यान से देखना, ताकि तुम एक समराइज़ कर पाओ जो भी ये कहना चाह रहा है. अब मान लो तुमने 15 मिनट बहुत ही गहराई के साथ, जैसे मैंने कहा है, उसे पढ़ा है. और देखो ये चीज़ें ना एग्जाम हॉल में जाके करोगे तो नहीं होने वाला, ठीक है? प्रैक्टिस घर में बैठ के तुम्हें करना पड़ेगा. एटलीस्ट हर दिन एक पैसेज करना शुरू कर दो अभी से. मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी 8 से 9 दिन है, तो तुम 9 दिन में अगर मान लो कि 8 पैसेज भी कर लेते हो ना यार, तो बहुत है ना यार. 8 पैसेज से तुम्हें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि तुम्हें कैसे शुरुआत करना अपना पैसेज का, ठीक है? बस जब भी करने बैठो तो ये चीज़ों का ध्यान देना. पैसेज पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है. अब तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस को भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? एक एक क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करो. तुमने पहले पूरा कंप्लीट पैसेज को रीड किया, उसके बाद पहला क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि पैसेज के अंदर उसके बारे में कहाँ मेंशन किया गया है. जो भी कहा गया है समझो और अपने वर्ड में उसे लिखो. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे पढ़ो. ऐसे ही करके हर एक क्वेश्चन को करो. अगर तुम एक साथ सारे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो इससे हो सकता है कई सारे ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, और इससे तुम कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा यार तुम्हारा. समझो ना बात. होता है कई सारे क्वेश्चन जो यार मुझसे भी नहीं होता, ठीक है? जो सच बात है. तो पहले जो हो रहा है ना उससे 1 बाय 1 करते जाओ. देखो फ्लो बनता है ना, बहुत खतरनाक चीज़ होता है फ्लो, में बता रहा हूँ. जब फ्लो बनेगा ना तो जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना वो भी तुम कर लोगे. तो फ्लो को बहने दो, 1 बाय 1 क्वेश्चन को करो. आखिरी चीज़ MCQ, वो तो हर जगह मिलने वाला है तुम्हें. पैसेज के अंदर में तुम्हें एक चीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ मिले या ना मिले, वो है MCQs. कैसे डील करना है तुम्हें MCQs से. देखो वो सब जानते ही चीज़, एलिमिनेशन टेक्निक का, ठीक है? देखो चाहे यार अपना सोलमेट को ढूंढना हो या यार आंसर को ढूंढना हो, सिंपल सा टेक्निक ये है, जो चीज़ें तुम्हारे लाइफ में या क्वेश्चन के अंदर में रिलेट नहीं कर रहे हैं ना, उन चीज़ों को बाहर निकाल दो. देखो कहीं आसपास ही होगा, वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा होता है, बस तुम उसे ध्यान नहीं देते हैं. चाहे तुम्हारा सोलमेट हो या आंसर हो. तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि जब भी तुम MCQs को करो तो जो बेकार की चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं कर रहा है, उन चीज़ों को पहले हटा दो. देखो आखिर में तुम्हारे लिए वही बचा हुआ होगा जो सही आंसर होगा. रुको और मेरी बात सुनो. ये क्या है तुम मुझे बता सकते हो? बस 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को. बाकी लोग कर क्या रहे हैं? तुम लोग शादी में आए हो. हाँ, मेरी तरफ से मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम लोगों की तरफ से तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो यार. तुम्हें पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में सिंगल बाबा का श्राप लगा हुआ है इस चैनल में. जो भी आज तक बिना सब्सक्राइब करके गया है ना, वो सिंगल ही मरा है. मुझे ही देख लो यार. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. मैं मजबूर था बट तुम नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को. तो ठीक है यार, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन का. देखो लिटरेचर सेक्शन में पहले तुम्हें मिलेगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस. अब ये क्या है बोलूँ तो सीधा सीधा NCERT का जो लाइन होता है ना, उन लाइन को ही डायरेक्ट चिपका दिया जाता है. अब ये 2 तरीके का हो सकता है क्वेश्चन. एक होगा तुम्हारा स्टोरी से और एक होगा तुम्हारा पोएम से. अब देखो यहाँ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर तुमने NCERT को एक बार भी लाइन बाय लाइन रीड नहीं किया, समरी पढ़ के जा रहे हो ना, तो तुम अटकोगे, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड होता है यहाँ में जो तुम्हें घुमा देगा, जिसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं होगा. अब इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है यार. देखो मैंने ना जो अपना लास्ट वीडियो था सरमनेट बनारस, वहाँ से ये चीज़ करना शुरू किया. पहले तुम चले जाओ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे, जाके एनिमेटेड लेक्चर्स को देखो और समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, स्टोरी क्या कहना चाह रहा है. अब उसके बाद ना तुम्हें उस स्टोरी के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है,
उन्हें निकाल लेना है, ठीक है। मैं अभी से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया हूँ, बट आगे का चीज़ जो है मैंने प्रोवाइड नहीं किया। तो हो सकेगा तो मुझसे मैं अपने टेलीग्राम पे तुम्हें जो वर्ड होता है ना हर एक स्टोरी का, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। अब उसका तुम्हें मीनिंग जानना है, एंटोनिम जानना है और सिनोनिम जानना है। एंटोनिम मतलब पता है तुम्हें, अपोजिट वर्ड को कहते हैं, जो भी उस वर्ड का अपोजिट वर्ड होगा उसे कहेंगे, और सिनोनिम उस वर्ड का जो सिमिलर वर्ड होता है, ठीक है। अब ये चीज़ जब तुम कर लोगे ना, तुम्हें लिटरेचर सेक्शन से भाई साहब कोई नहीं रोक सकता अच्छा करने से, फुल मार्क आएंगे भाई। क्योंकि देखो जो भी किताब के अंदर में जो डिफिकल्ट वर्ड दिया हुआ है, एक तो तुम उसे समझ जाओगे क्या है ये, उसके बाद अगर तुम्हें मान लो ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए टफ है, तुम उसका सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब उससे लगते जुगते सिमिलर वर्ड जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है अगर लिटरेचर सेक्शन में अच्छा करना है। तो जो भी चैप्टर का आखिरी में वर्ड होता है ना, उसका सिनोनिम, एंटोनिम एंड मीनिंग जान लो। ऑलमोस्ट चैप्टर जो होगा वो तुम निपटा दोगे, लिटरेचर सेक्शन फाड़ दोगे तुम। फिर जो लिटरेचर सेक्शन के अंदर में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो बहुत सिंपल सा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। जो छोटे छोटे आंसर्स होते हैं ना वो लगभग 40 to 50 वर्ड्स का है। तुम ऐसा समझ लो कि 4 से 5-6 लाइन, मुश्किल से 6 लाइन लिखना, ज़्यादा मत लिखना, कोई फायदा नहीं ज़्यादा लिख के, ठीक है। तुम्हारा जो फर्स्ट फ्लाइट वाला बुक है ना, वहाँ से आ रहा है 5 क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें करना है 4, और जो तुम्हारा दूसरा वाला बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, वहाँ से आ रहा है 3 क्वेश्चन, जहाँ से करना है तुम्हें 2। अब ये जो था कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है, जब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद 2 भरे भरे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि तुम्हें कैसे एक प्रॉपरली एक लॉन्ग आंसर्स को लिखना है। और अगर तुम खुद से भी ये चीज़ देखना चाहते हो ना, तो सैम्पल पेपर के साथ जो उसका आंसर स्क्रिप्ट दिया हुआ है ना, उसे देखना। वहाँ में बताया गया है कि कैसे कैसे कितना पॉइंट में लिखना है, कितना वर्ड पे लिखना है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, उसे देखो। सैम्पल पेपर के साथ साथ वो चीज़ देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक मैं एक सेपरेट वीडियो नहीं लेके आओ कि लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, तुम ये चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें PYQs को सॉल्व करना चाहिए, और साथ साथ जो किताब के अंदर में NCERT के अंदर में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना स्टोरीज पे, उन्हें प्रैक्टिस करो। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा अभी, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, हैंडराइटिंग अच्छा रहेगा, आदत बन जाएगा, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ ये मत सोचो कि कहानी सुन सुन के जाऊँगा और मतलब 95 लेके आऊँगा। अगर 95 लाना है ना, देखो मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा इंग्लिश का एग्ज़ाम खराब जाएगा अगर तुम ऐसे नहीं करोगे। तो भाई जो पुद्दू से पुद्दू बच्चा होता है ना, वो भी 60-70 ला लेता है इंग्लिश के अंदर में, बस एक दिन पढ़ के। लिटरली मेरा दोस्त लोग ना 1-2 दिन पढ़ के 80-70 स्कोर कर चुका है, ठीक है। और मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ भाई। बट अगर तुम थोड़ा अच्छा करना चाहते हो, मतलब 95 लाइक थिंग्स, तो तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को एक प्रॉमिस देना पड़ेगा, और उस प्रॉमिस पे खरा उतरना पड़ेगा, अपने आप को एक चैलेंज करना पड़ेगा, और मुझे लगता है तुम वो करोगे, राइट। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन का। राइटिंग के अंदर में तुम्हें 2 चीज़ देखना है, फॉर्मल लेटर और उसके बाद जो एनालिटिकल पैराग्राफ्स होता है। अब दोनों में ही जो फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं इस वीडियो में फॉर्मेट बता के तुम्हारा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ, अब समय है मेरे पास, ऑलमोस्ट आई गेस अभी भी 5-6-10 दिन बाकी है, ठीक है। अब तुम कब देख रहे हो वीडियो वो उस पर डिपेंड करता है, बट इतने समय में मुझे लगता है कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इन सब टॉपिक के ऊपर ला लूँगा। तो ठीक है, मैं बस अभी के लिए इतना कह रहा हूँ तुम्हें कि चाहे फॉर्मल लेटर हो या पैराग्राफ राइटिंग हो, इसका फॉर्मेट प्रॉपर्ली तुम्हें पता होना चाहिए, और तुम उसका प्रैक्टिस करोगे अभी से। ये तुम वादा कर रहे हो अपने आप से और मुझसे भी, ठीक है, भूलना मत ये वादा। यहाँ में बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स। भाई साहब पूरे इंग्लिश के अंदर में तुमने अगर कहीं भी स्पेलिंग्स का मिस्टेक किया ना भाई, तो मार्क ऐसे कटेगा ना, तुम चाहे पूरा क्वेश्चन अटेंड करके आओ, तुम्हें मिलेगा 50-60, ठीक है। स्पेलिंग का तुम्हें खासा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज़ हो पाएगा बस प्रैक्टिस से ही। अब आखिरी सेक्शन का बात करते हैं, ग्रामर। देखो ग्रामर में मैं अपना सीन बताता हूँ। 10-12 का ग्रामर बहुत सिंपल होता है, ठीक है। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था ना, तो एक पेपर था हमारा इंग्लिश का। सो लाइक उस पेपर के अंदर में बस एक नॉवेल था, और उस नॉवेल को पढ़ना था, और वही से क्वेश्चन आंसर, ग्रामर सब कुछ था, ठीक है। और हमारा फटा पड़ा था भाई साहब, कुछ नहीं है भाई, कहाँ से तैयारी करे। मुझे तो लगा था कि भाई अब तो बैक पक्का है मेरा। हाँ, बट वो जो नॉवेल था उसके ऊपर एक प्ले हुआ था, जहाँ मैंने प्ले भी किया था, और उसमें मैं लीड रोल किया था, लाइक, बट बकवास ही किया था। जैसे कि तुम देखते ही हो, मुझे बकवास करता हूँ मैं हर चीज़। बट देखो कुल मिला के बात ये है कि मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रामर में ना मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें। बेसिक ग्रामर कुछ चीज़ें होता है, ठीक है। अगर तुम वो जान गए ना, तो तुम मतलब ग्रामर के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम वो सक जाओगे। अब इसके लिए मैंने उस समय क्या किया था
यूट्यूब में सर्च करके द बेसिक ग्रामर मैराथन बोल के ऐसा कुछ सर्च किया था और उसके बाद अच्छे अच्छे वीडियो आए थे, ठीक है। अब मैंने 8-9 घंटा का वीडियो था, लिटरली मैं चाट गया वो सब 2x के स्पीड में, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ रहा था हल्का हल्का 3-4 वीडियो मैंने देखा। तो तुम भी ये चीज़ कर सकते हो ग्रामर के लिए। तुम्हें देखो सिलेबस में कई सारी चीज़ें बताया गया है, तुम्हें वो चीज़ नहीं करना है। तुम लिटरली मैराथन देखो बेसिक्स ग्रामर का। तुम्हें क्लास 10-12 के लेवल पे ना कोई मतलब हाई लेवल ग्रामर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तुम जो बेसिक ग्रामर होता है उसका मैराथन देख लोगे ना तो हो जाएगा। इसके अलावा मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ लेके आओ तुम लोग के लिए ग्रामर के ऊपर भी। बट देखो वही बात है, अगर तुम्हें डिटेल में देखना है तो तुम्हें एक मैराथन तो देखना ही पड़ेगा ग्रामर के ऊपर। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जो 10th लेवल के टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उतना खास ग्रामर, ठीक है मैं शायद थोड़ा घमंडी से बात कर रहा हूँ बट ठीक है, थोड़ा जो इन जनरल यूपीएससी लेवल वाला होता है, एसएससी लेवल वाला होता है या फिर जो सीए बैंकिंग ये सब में ना अच्छा खासा इंग्लिश बताया जाता है, ठीक है। उनका जो बेसिक इंग्लिश है ना उसके ऊपर अगर तुम 2-3 वीडियो देख लोगे ना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा ग्रामर रैप्टे पे जाएगा, रैप्टे पे, मैं सही में बता रहा हूँ। मेरा भी ग्रामर अच्छा खासा इंप्रूव हो गया था बट फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि भाई हम तो इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो हमें तो बस लेन देन पे ध्यान देना होता है भाई। हमें नहीं पता कि ग्रामर में कोई मिस्टेक हो भी गया तो हमें नंबर का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक नंबर 0-1 में बदल गया ना तो भाई साहब प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ एन डा में बदल गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो मेरा ग्रामर इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, तुम्हें देखना है क्योंकि तुम बोर्ड दे रहे हो और 95 लाना है तुम्हें अभी, ठीक है यार। जो मेरे अंदर में था मैं तुम्हें बताया, जो मैं बता सकता था, और कई सारी चीज़ें मैं तुम लोगों के लिए और करना चाहता हूँ और मैं वो करूँगा भी। और तुम्हें भी मुझसे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम भी वो चीज़ें करोगे जो मैंने तुम्हें बताया। और यार इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। तो यार ठीक है, इसी वादे के साथ मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा, ठीक है यार। थैंक यू, लव यू ऑल। और जाते जाते बस मैं तुम लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारा एक नया एनिमेटेड चैनल आ चुका है जहाँ हम एनिमेटेड कंटेंट डाला करते हैं। और तुम लोग के लिए इस बार खास चीज़ ये है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो आ चुका है, जाके तुम इसे देखना चाहोगे और तुम्हें देखना चाहिए भी वो, क्योंकि उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकता है, ठीक है। तो चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर सर्च कर लो द सिबलिंग्स। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में।